Okay, so we'll start with one last theory topic. एक ही theory topic हमारा बाकी रह गया था इस chapter में, that is LC oscillations. As you can see, नाम में ही है LC. This is not LC circuit. जैसे आपने ऑलरेडी देखा था पैरेलल रेजोनेंस में आपके पास एक था इंडक्टर, एक था कैपेसिटर which was connected to a AC supply. It is not like that. यहाँ पे ऐसा है कि सिर्फ L और C है. You have a capacitor and you have inductor. That's it. No supply is connected to this. तो ऐसा है. You have something like that. So यहाँ पे एक एंड पे हम लगा देंगे, एक साइड पे हम लगा देंगे. Let us connect capacitor here. Let us connect an inductor over here. तो एक साइड पे कैपेसिटर, एक साइड पे इंडक्टर. यहाँ पे कैपेसिटर लगा देंगे and I'll put an inductor over here और यहाँ पे एक की लगा देते हैं. तो you have capacitor and you have inductor, right? और यहाँ पे की है. So you have a key. तो अब इसको LC oscillations क्यों बोलते हैं? You will understand in a while, but always remember, थोड़ा बेसिक्स पता होना चाहिए. And the basic idea is capacitor. When you charge a capacitor, it stores charge and it stores electrical energy. तो ये पता होना चाहिए. तो the idea is, if you remember electrostatics, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इस चैप्टर में हमने देखा था व्हाट इज द एनर्जी स्टोर्ड इनसाइड अ कैपेसिटर. तो व्हाट यू हैव इज दिस. आपके पास एक फुल्ली चार्ज कैपेसिटर है एंड लेट अस से इस कैपेसिटर पे चार्ज है Q0, राइट? तो आई वांट यू टू नो, जब मोबाइल फोन भी चार्ज करते हो आप, तो बेसिकली उसमें कैपेसिटर टाइप अरेंजमेंट ही होता है. यू हैव टू पैरेलल प्लेट्स जिसमें चार्जेस आर बीइंग स्टोर. तो चार्जिंग करना मतलब चार्जेस को स्टोर करना. मतलब किसको स्टोर करना? इलेक्ट्रिकल एनर्जी को. इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी भी बोलते हैं. और आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, लेट अस डिनोटेड बाय UE, इट इज 1/2 चार्ज स्क्वायर अपॉन कैपेसिटेंस, राइट? दिस इज द आइडिया. तो ये यहाँ पे कैपेसिटर इज फुली चार्ज, राइट? देयर इज नो करंट इन द सर्किट क्योंकि की अभी तक क्लोज नहीं किया. The moment you close the key, तो होगा क्या? Just understand, it's very interesting thing. जैसे ही आपने यहाँ पे की को क्लोज कर दिया, कैपेसिटर starts discharging through inductor. आपके पास एक इंडक्टर है and the capacitor starts discharging. मतलब क्या? It starts circulating current. क्योंकि यहाँ पे सर्किट कंप्लीट हो गया तो there will be current through this, right? तो करंट होना मतलब कैपेसिटर starts discharging. डिस्चार्जिंग मतलब अब देखो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या ड्राइव कर रहा है? करंट. और आपको पता है इंडक्टर में से जब करंट जाएगा, मैंने आपको बताया था कि करंट की वैल्यू डायरेक्टली पीक नहीं होती. इट गोज फ्रॉम 0, इंक्रीजेस ग्रेजुअली. तो व्हेन इट इज इंक्रीजिंग ग्रेजुअली, इसका मतलब देयर इज जनरेशन ऑफ फ्लक्स हियर. यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, राइट? धीरे धीरे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है. और जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो फ्लक्स जनरेट होगा. और फ्लक्स लिंक इज आल्सो लिंक्ड विद द कॉइल इटसेल्फ. तो व्हेन फ्लक्स लिंक विद द कॉइल चेंजेस, EMF इज इंड्यूस्ड, राइट? तो हुआ क्या? स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी या चार्ज स्टोर था, उसने करंट ड्राइव किया. मतलब इसका डिस्चार्जिंग स्टार्ट हो गया. और ये डिस्चार्जिंग कब हुआ? जब आपने की को क्लोज किया. तो करंट फ्लो हुआ. करंट ने क्या जनरेट कर दिया? मैग्नेटिक फील्ड. और मैग्नेटिक फील्ड में एनर्जी स्टोर्ड का फॉर्मूला आपको ऑलरेडी पता है. अगर यहाँ पे करंट I है तो इन दिस केस एनर्जी स्टोर्ड इन मैग्नेटिक फील्ड इज 1/2. याद है आपको? Li स्क्वायर. दिस वाज द फॉर्मूला फॉर एनर्जी स्टोर्ड. ऐसा ही फॉर्मूला डिराइव किया था हमने, Li स्क्वायर बाय 2, समथिंग लाइक दैट. हो सकता है हमने इसको I0 बोला हो. फाइन, दैट इज पीक वैल्यू ऑफ करंट. ये जो मैं बता रहा हूं सिचुएशन, इट इज व्हेन इट इज इंटरमीडिएट स्टेज. मैंने अभी भी आपको बताया की क्लोज किया तो करंट स्टार्ट्स इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 टू मैक्सिमम. मैक्सिमम हुआ नहीं है, देयर इज सम इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट I. तो उस स्टेज पे
करंट कहां से आया, किसने चलाया करंट को, चार्ज। चार्ज कहां स्टोर था, कैपेसिटर में। मतलब क्या स्टोर था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी में। तो बेसिक आइडिया नंबर 1, कैपेसिटर ऑलवेज स्टोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज हैज मैग्नेटिक एनर्जी। तो यहाँ पे की क्लोज किया मतलब करंट फ्लो हुआ, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कन्वर्जन हो रहा है मैग्नेटिक एनर्जी में। क्योंकि चार्ज कम होना मतलब एनर्जी यूज होना, एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हो रहा है, मैग्नेटिक एनर्जी में, क्योंकि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। देन देयर विल कम अ स्टेज, ऐसा एक स्टेज आएगा व्हेन द कैपेसिटर इज कंप्लीटली डिस्चार्ज्ड। कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, मतलब इसने मैक्सिमम करंट सर्कुलेट कर दिया, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम फ्लक्स आ गया, और उस केस में मैक्सिमम एनर्जी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड विल बी हाफ LI0 स्क्वायर। ये स्टेज तब था जब हमने की को जस्ट क्लोज किया, या तो बोल सकते हो की ओपन है, ऐसा भी बोल सकते हो। तो in that case what you had is all the energy is in capacitor in the form of electrostatic energy. The moment you close the key, current starts circulating. Intermediate stage में current था I, तो कैपेसिटर का डिस्चार्ज हो गया, मतलब यहाँ पे चार्ज कम हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कम हो गया। एनर्जी कम हो गया तो कहाँ जाएगा, इट इज बिल्डिंग अप मैग्नेटिक फील्ड। तो द पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू मैग्नेटिक एनर्जी। देन देयर विल कम अ स्टेज जहां पे कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। तो कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज होना मतलब इसमें जितना भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी था, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी था, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो गया मैग्नेटिक एनर्जी में। करेक्ट, यहां तक क्लियर। अब एलसी ऑसिलेशंस, आप ऑसिलेशन किसको बोलते हो, व्हेन समथिंग गोज ऑन रिपीटिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यहां पे अभी हाफ साइकिल पूरा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कन्वर्जन हुआ है मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक एनर्जी में। अब व्हाट हैपेंस आफ्टर दिस, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, ऑफ कोर्स यू शुड रिमेंबर, जब हम इंडक्टर पहली बार हमने जब इंट्रोड्यूस किया था तब मैंने आपको बताया था कि अगर मुझे फ्लक्स को जनरेट करना है, हो क्या रहा है, करंट फ्लो हुआ, ये करंट चेंज हो रहा है, करंट चेंज हो रहा है मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड खुद कॉइल के साथ लिंक्ड है, तो फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स चेंज हो रहा है तो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, और ईएमएफ इंड्यूस होना मतलब करंट इंड्यूस होना, और वो करंट होता है अपोजिट डायरेक्शन में टू दैट ऑफ ओरिजिनल करंट। फिर वो जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ मतलब वो जो करंट इंड्यूस हुआ उसका डायरेक्शन होगा अपोजिट, अपोजिट टू ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ करंट। तो इट इज अपोजिट टू ओरिजिनल करंट, राइट। वो क्या करेगा, वो जो इनकमिंग करंट है उसको अपोज करेगा, मतलब वो करंट को बैक डायरेक्शन में ले जाएगा। मतलब जो चार्जेस, कौन से चार्जेस आ रहे थे यहां से, पॉजिटिव, और इंड्यूस करंट क्या करेगा, नेगेटिव चार्जेस को भेजेगा, मतलब यहाँ पे नेगेटिव चार्जेस विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग एंड हियर पॉजिटिव चार्जेस विल स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग। लेकिन चार्जेस स्टोर करने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहां से आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का एनर्जी वापस से यूज हो गया टू चार्ज द कैपेसिटर, राइट। मतलब क्या हुआ, यहाँ पे कैपेसिटर का एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कन्वर्जन हुआ मैग्नेटिक एनर्जी में, मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी में, मैग्नेटिक फील्ड की एनर्जी का वापस कन्वर्जन हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक में, फिर वापस से क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक का कन्वर्जन होगा मैग्नेटिक एनर्जी में, और वापस से मैग्नेटिक का कन्वर्जन इलेक्ट्रोस्टैटिक energy में. So that is why it is called as LC oscillations. So there is conversion of one form of energy into another and back to the original form. तो ऐसा चलता रहेगा, right? So in any case, you know, what you can say is electrostatic energy is equal to magnetic energy. क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी का कन्वर्जन किसमें हुआ, मैग्नेटिक में. तो that's it. What is this? Half Q0 square by C. What is this? Half Li square. Good. So that was the last theoretical topic of this chapter. It is called as LC oscillations. बहुत simple है. Nothing, just conversion of one form of energy into another. So let us solve examples now. So if I remember correctly,
हमारा 15th तक हुआ था. We will go ahead with next question. Alternating EMF of E 220 sine of 100 pi t is applied to a circuit containing an inductance of 1 by pi Henry. So 1 upon pi Henry you have inductance. Write an equation for instantaneous current through the circuit. What will be the reading of AC galvanometer connected in the circuit? So you are supposed to find out equation for I instantaneous current, मतलब I0 sin omega t का फॉर्म में, right? Then दूसरा you are supposed to find out IRMS. क्यों RMS? क्योंकि AC galvanometer मतलब voltmeter ammeter. What does it measure? RMS value. So you are supposed to find out RMS value. Formula is straightforward. Why? Because of course you know I equal to I0 sin of कौन सा सर्किट है? इंडक्टिव सर्किट है, क्योंकि सिर्फ इंडक्टेंस लगाया ना आपने. इंडक्टिव सर्किट में कौन लीड करता है? ईएमएफ. मतलब कौन लैग करता है? करंट. तो अगर ईएमएफ में साइन है तो करंट में आएगा कोसाइन, मतलब यहां पे आएगा 100 पाई टी माइनस पाई बाय 2. दैट्स इट. अगर करंट लीड करता तो बीच में प्लस लिखते, लेकिन करंट लैग करता तो बीच में माइनस. तो आपको सिर्फ यहाँ पे I0 की वैल्यू फाइंड करनी है एंड पुट इट हियर. डन. So this is how you are supposed to solve. Then how do you find out? This is important. How do you find out peak value of current? E0 by R याद है क्या? राइट. E0 by R तब आता है जब प्योरली रेजिस्टिव सर्किट हो. E0 by Z तब आता है जब L, C और R तीनों हो. E0 by XC तब आता है जब सिर्फ कैपेसिटिव हो. E0 by XL तब आता है जब प्योरली इंडक्टिव सर्किट हो. और XL तो आपको पता ही है, ओमेगा L. और ओमेगा तो बाय कंपैरिजन दिख ही रहा है 100 पाई. तो ओमेगा तो पता ही है आपको. वेरी गुड. देन नंबर 3 यू वांट टू फाइंड आउट IRMS. IRMS इज I0 by √2. तो 1 by 1 वेरी सिंपल. सबसे पहले I0 फाइंड कर लेंगे. I0 is E0 by omega L, but E0 is इक्वेशन से समझ में आ जाएगा कितना है? 220. E0 is 220. ओमेगा is 100 pi. इंडक्टेंस कितना दिया आपको? 1 by pi Henry. इंडक्टेंस is 1 by pi. Cancel ones are. I mean, of course, it is. As you can see, it is ones are and 2.2 are. So what is peak value of current? 2.2 एम्पियर. तो I0 आपको मिल गया 2.2 एम्पियर. So therefore I equal to I0 which is 2.2 sine of 100 pi minus pi by 2. 100 pi t minus pi by 2. This is what you will get. So just a minute. Let me make some space. ठीक है. I'll take this to next page. ओके. तो ऐसा है ये 100 पाई टी माइनस पाई बाई 2. ये हो गया पहला पार्ट खत्म. सेकेंड पार्ट में हमको फाइंड सिर्फ करना है IRMS which is I0 by √2. तो I0 तो पता ही है 2.2 by √2. अगर याद होगा आपको 1 by √2 is 0.707. तो 2.2 into 0.707. 22 7 जा 154. तो यह आ जाएगा 1.54 एम्पियर. Done. Good. This is how you are supposed to solve this question. Question. A 25 microfarad capacitor, a 0.1 Henry inductor, and 25 ohm resistor are connected in series with an AC source whose EMF is given by E equal to 310 sine of 314 t volt. What is the frequency, reactance, impedance, current, phase, angle of the circuit? तो सबसे पहले
इन द गिवन क्वांटिटीज, और क्वेश्चन पढ़ के समझ में आ ही रहा है कि इट इज LCR सर्किट और सीरीज LCR है ऊपर से। तो यू हैव कैपेसिटर 25 माइक्रोफैरड, मैं यहीं पे कन्वर्ट कर लेता हूँ 10⁻⁶। देन यू हैव इंडक्टर विच इज 0.10 हेनरी। देन यू हैव अ रजिस्टर विच इज 25 ओहम का रजिस्टर है। देन E इक्वल टू 310 साइन ऑफ 314T. You are supposed to find out number one. Number one, you're supposed to find out frequency, मतलब F. Number two, you're supposed to find out reactance. अब आप बोलोगे कैपेसिटिव रिएक्टेंस की इंडक्टिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस जब बोला होता है तो इन जनरल XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL, डिपेंडिंग ऑन कौन सा बड़ा है, राइट? तो जब सिर्फ ऐसा बोला है रिएक्टेंस, और सर्किट में अगर सिर्फ कैपेसिटर है तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सिर्फ इंडक्टर है तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, दोनों है तो दोनों का डिफरेंस डिपेंडिंग ऑन विच वन इज ग्रेटर। तो मैं एक काम करूंगा, मैं लिख दूंगा मॉड ऑफ, क्योंकि मुझे इस स्टेज पे पता नहीं, हमको फाइंड करना पड़ेगा, अभी पता नहीं कि XC बड़ा है कि XL, तो सबट्रैक्ट करके मॉड लिख दिया। देन नंबर 3, impedance is Z. Number 4, current. अब you see there are two expectations from you. एक तो जब करंट बोला है तो मे बी RMS वैल्यू ऑफ करंट which is I0 by √2, right? या फिर instantaneous equation of current which is I equal to I0 sin of omega t minus phi या plus phi, जो भी होगा वो, right? It depends on this. अगर XL greater than XC है तो EMF leads, current lags. अगर उल्टा है तो करंट लीड्स एंड EMF lags. तो जस्ट टू चेक, तो इन्होंने आंसर्स भी देके रखे थे जो मैंने काट दिए, तो दे हैव गिवन वैल्यू मतलब RMS वैल्यू खत्म। सो दे आर आस्किंग यू IRMS, राइट? गुड। तो RMS वैल्यू फाइंड करनी है आपको। देन नंबर 5, हाँ, करंट की वैल्यू फाइंड करना हो तो हमेशा RMS ही फाइंड करना होता है, ये भी पता होना चाहिए। लास्ट इज फेज एंगल विच इज phi. फॉर्मूला, यू नो ऑल द फॉर्मूलाज। कैसे? नंबर 1, F फाइंड करना है तो ओमेगा इज 2 पाई F, तो F इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा, और ये ओमेगा कहां से मिलेगा? ये यहां से मिलेगा, 314। नंबर 2, XC माइनस XL फाइंड करना है तो मॉड ऑफ XC माइनस XL फाइंड करना है, तो आपको पता है व्हाट इज, या एक काम करो इंडिविजुअली XC और XL फाइंड कर लो, बाद में देखेंगे। तो XC फाइंड कर लो विच इज 1 अपॉन ओमेगा C, एंड XL फाइंड कर लो 1 अपॉन ओमेगा L। नंबर 3 इम्पेडेंस पता ही होता है, Z इक्वल टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर। नंबर 4 IRMS is peak value of current by √2, बट पीक वैल्यू ऑफ करंट कैसे फाइंड करेंगे? हाँ, ओमेगा L आएगा, यस। तो दिस इज ओमेगा L, बट हाउ डू यू फाइंड आउट I0? E0 बाय, अभी तो बताया था मैंने, E0 बाय, हाँ, लेकिन इस सर्किट में तीनों है मतलब इम्पेडेंस, तो you should know that I0 is E0 by Z. Then number 5, क्या फाइंड करना है? फेज एंगल phi, तो याद होगा tan phi इक्वल टू XC माइनस XL अपॉन Z। इम्पेडेंस ट्राइंगल याद है? हाँ, तो XL माइनस XC बाय Z या XC माइनस XL बाय Z, तो ये आता है इम्पेडेंस ट्राइंगल से। देन let us solve this one by one. तो अब solution number 1 is simple. F equal to 2 pi by omega. Omega is 314 if I'm not wrong. Omega is 314. Pi है क्या उसमें? नहीं, 314 है, 314. तो you can write this as 2 into 3.14 upon 314, 1 and
100 जा 2 by 100 is 2 by 100 is कुछ तो गलत है. You have to find out what is wrong. What is wrong? You know, omega is 2 pi f. So f is omega by 2 pi. This is what is wrong. क्योंकि 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी आना चाहिए. सिंपल सा केस है वो. Why 50 हर्ट्ज? Because it is always greater than 1. तो ये जो है ये उल्टा आएगा. कोई प्रॉब्लम नहीं. At least we while calculating will understand कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कभी पॉइंट में नहीं आ सकती. It has to be 50, 100, 150 something like that. So it is omega upon 2 pi. Omega कितना? 314. 2 into pi 3.14. 1 जा एंड 100 जा 1 जा एंड 50 जा. तो फ्रीक्वेंसी मिल गया आपको 50 हर्ट्ज का. डन. पार्ट 1 खत्म. पार्ट 2 में पहले तो आप एक्स सी फाइंड कर लो. 1 अपॉन ओमेगा सी. ओमेगा इज 314. सी वैल्यू कितना? 25 माइक्रोफैराड. तो ये भी 25 माइक्रोफैराड 10 पर माइनस 6 ऊपर जाएगा तो 10 पावर प्लस 6. तो डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 10 पर माइनस 6. इसको ऊपर ले गए तो 10 पावर प्लस 6. प्लस 6 के 2 निकाल लिए और 4 को अलग से लिख लिया. 1 जा एंड 4 जा. राइट. इसको क्यों ऐसा किया? क्योंकि इसको 314 को मैं ऐसा लिख सकता हूं ना 3.14 इंटू 100. 314 को क्या लिखा हमने? 3.14 इंटू 100. ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे सीधा सीधा पाई का रेसिप्रोकल पता है और ये ऊपर जाएगा तो 10 पर माइनस 2 हो जाएगा. मतलब यहाँ पे बचेगा 10 पावर 2. व्हाट इज 31 4 जा 124. तो ये आ जाएगा आपके पास 1.24 राइट इंटू 10 पावर 2 मतलब 124. अब एग्जैक्ट वैल्यू क्या है? ये तो रफ वैल्यू है. एग्जैक्ट इज कमिंग आउट टू बी 127.2. तो ठीक है, हमारा रफली भी तो ठीक क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो वी हैव 127.2 ओहम एज दिस एग्जैक्ट वैल्यू. ओमेगा एल is XL. This is 314 and L is 0.1. So 31.4 omega. So definitely दिख ही रहा है. Which is greater? XC. So reactance is equal to XC minus XL. तो XC कितना है? 127.2 और ये 31.4. Subtract कर लो तो 96 what? 96.8. ठीक है, जो भी आएगा 96.8 आएगा. क्या माइनस करो, इसको 4 मान लो ना. 127.4 कर लो, 96 आ गया एग्जैक्टली. अब तो मैं अप्रोक्सीमेशन ही करूंगा. आई डोंट वांट टू कॉम्प्लिकेट थिंग्स. क्यों कर रहा हूं वो भी समझना जरूरी है. मैंने 0.2 को 0.4 क्यों लिखा? यू सी नेक्स्ट स्टेप इज टू फाइंड आउट इम्पीडेंस. इम्पीडेंस में क्या होता है? अभी मतलब इसमें अगर पॉइंट होता तो उसका स्क्वायर करोगे. दैट इज व्हाई अप्रोक्सीमेटली 96. तो देन नेक्स्ट पार्ट इज टू फाइंड आउट इम्पीडेंस. इम्पीडेंस Z इज अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XC माइनस XL का स्क्वायर. R कितना दिया है आपको? 25. 25 का स्क्वायर मतलब 625. और ये कितना है? 96. 95 मान लो. 95 का स्क्वायर कितना आएगा? इजी है, 9025. 9025. हाउ डू यू फाइंड आउट स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंडिंग विद 5? 5 का स्क्वायर और 9 पहले था तो 9 का अगला नंबर 10. 9 into 10. 95 का स्क्वायर करना है ना, इसका स्क्वायर लिख दो, इसको अगले नंबर से मल्टीप्लाई करो. 9025. 9025. 9025 प्लस 625 इज 9650. अंडर रूट ऑफ 9650. अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू, इसका आंसर आता है रफली 99. ये बड़ा नंबर है, हमने अप्रोक्सीमेशंस किए हैं. 96 का स्क्वायर जो आएगा ना, वो 96 का स्क्वायर बहुत बड़ा नंबर आता है. तो एग्जैक्टली करने जाओगे तो यहाँ पे ये एग्जैक्टली 96 का स्क्वायर होगा. ये रिमेंबर दिस,
दिस इज 96 का स्क्वायर, दिस इज 25 का स्क्वायर। इसको पूरे को सॉल्व करना पड़ेगा, तो एग्जैक्ट आंसर करने जाओगे तो इट इज 99.2 ओहम हो गया। देन लास्ट थिंग, लास्ट नहीं और दो बाकी है, IRMS। तो IRMS क्या था, E0 बाय √2 टाइम्स ऑफ Z। E0 कितना है, लुक E0 कितना है 310, √2 Z कितना आया 99.2, रफली 100, अप्रोक्सीमेटली 100। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि अगर ये 100 मान लिया तो ये आ गया 3.1 और बाय √2 इज 0.7। व्हाट इज 7 3 21, तो ये 2.1 के आसपास आपका आंसर आना चाहिए। और एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो इट इज 2.21, इट इज 2.21, तो एग्जैक्ट आंसर इज 2.21। ये हम अप्रोक्सीमेशंस कर रहे थे जस्ट टू रिड्यूस कैलकुलेशन टाइम, तो एग्जैक्ट आंसर इज 2.21, 2.21 एम्पियर। लास्ट फेज एंगल tan इनवर्स ऑफ, क्योंकि tan phi is xc minus xl upon z, तो tan इनवर्स ऑफ xc minus xl upon z। What is xc minus xl? 96. What is z? 99.2. So this is 0 point something, है ना, 0.96 के आसपास आएगा जो भी आंसर आएगा। और चेक करोगे तो ये आता है 75 डिग्रीज 45 मिनट्स, 75.40 डिग्रीज। और इसको अगर आप रेडियंस में कन्वर्ट करोगे तो रेडियंस में इसका आंसर आ रहा है 1.316, तो दिस इज 1.316 रेडियंस। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। Next question. A capacitor of 100 microfarad, a coil of resistance 50 ohm, and inductor 0.5 Henry are connected in series with 110 volt 50 hertz source. Calculate the RMS value of current in the circuit. Simple question है ये। What is given to you is, सबसे पहले आपको कैपेसिटर की वैल्यू 100 माइक्रोफैरड मतलब 10 पावर -4 हो जाएगा ये, तो 10 पावर -4 फैरड आ गया। Then you have resistance R equal to 50 ohm. Then you have inductance L equal to 0.5 Henry. Then you have, ये कभी भी याद रखना, this is RMS value, तो 110 मतलब RMS value of voltage, 110 वोल्ट का RMS वैल्यू है ये। देन फ्रीक्वेंसी कितना दिया है आपको, 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी दिया है, तो फ्रीक्वेंसी इज ऑफ 50 हर्ट्ज। देन व्हाट यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट इज RMS वैल्यू ऑफ करंट 50 हर्ट्ज। यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट नंबर 1 RMS value of current. That's all you need to know. Simple है, extremely simple है। तो of course, as you know that IRMS is I0 by √2, and just now you saw it is E0 by √2 और यहाँ पे अब एक काम करते हैं, इधर ही फॉर्मूला बना लेते हैं। Then you know what is ERMS? ERMS is E0 by √2, मतलब E0 क्या आ गया, √2 टाइम्स ऑफ ERMS। ये सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो IRMS का फॉर्मूला बन जाएगा आपके पास। वैसे पता तो होना ही चाहिए था, लेकिन फिर भी करके बता रहा हूँ। अगर आपको याद होगा IRMS इक्वल टू ERMS बाय Z, डायरेक्ट आता है, राइट? तो पुट इट देयर, E0 you put it here, तो क्या बचेगा, ERMS मल्टीप्लाई बाय √2, और नीचे √2 ऑलरेडी है तो कैंसल, करेक्ट। इतना करने की जगह पे अगर आपको डायरेक्टली याद होता, क्या याद होता, ये फॉर्मूला याद होता कि ERMS, नहीं तो ओहम्स लॉ याद होता तो भी चलेगा, पर ओहम्स लॉ V इक्वल टू IR, मतलब E इक्वल टू IZ, ERMS इक्वल टू IRMS इंटू
Z। तो डायरेक्टली यहीं से आपको IRMS का फॉर्मूला मिल सकता था, ERMS बाय Z। और आपको Z तो पता ही है, तो IRMS इज ERMS अपॉन Z क्या है, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का स्क्वायर। देन इफ यू नो दिस, तो अब ऑफ कोर्स पहले आपको फाइंड करना पड़ेगा, क्या फाइंड करना पड़ेगा पहले, XL और XC। XL और XC फाइंड कर लो एंड देन पुट वैल्यूज इन सॉल्व, डन। सो सॉल्यूशन इज वेरी सिंपल। सबसे पहले स्टार्ट बाय फाइंडिंग व्हाट इज XL व्हिच इज ओमेगा L। ओमेगा इज 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, 2 पाई into frequency is 50 and L value is 0.5, 0.5। तो सिंपल है, this is 100 into 0.5 is 50, this is 50 pi, 50 pi। ओके, इसको ऐसे रखेंगे फिलहाल, HC is 1 upon omega C, 1 upon omega, omega is 2 pi और C की वैल्यू 10 पावर माइनस 4, तो 10 पावर माइनस 4 ऊपर जाके 10 पावर प्लस 4 हो जाएगा। और दिस इज एनीवेज, ये है 50, तो 2 into 50 is 100 पाई। ये 2 जीरो और ऊपर के 4, तो बचेगा 2 अपॉन पाई। व्हाट इज पाई, 1 अपॉन पाई कितना, 0.318, 0.318 into 100 कितना, 318। गुड, तो आ गया। फिर इसमें भी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर ही दो अभी, 50 into 3. सबसे इजी है 100 157, क्योंकि 100 into 3.14 कर लो डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया ये 157। दिस इज 157। देन वंस यू हैव दिस, तो अब क्या ऐसे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है आपको, IRMS इक्वल टू ARMS अपॉन अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस, अब जो भी है XL माइनस XC स्क्वायर या XC माइनस XL स्क्वायर, पे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि स्क्वायर होने वाला है वैसे भी। व्हाट इज ERMS, 110। व्हाट इज R वैल्यू गिवन टू यू, 50, 50 का स्क्वायर प्लस 318 माइनस 157। अप्रोक्सीमेटली देखोगे ना, अगर इसको 314 मान लोगे, तो 314 अगर मानते हो इसको, माइनस 157 इज 157, राइट। हाँ, तो ठीक है, प्लस 157 का स्क्वायर, क्या फर्क पड़ता है, अप्रोक्सीमेट। अब सॉल्व करो, 150 प्लस 50 200, 207 का स्क्वायर, तो सॉल्व आप लोग करोगे, मैं नहीं करने वाला, यू हैव टू डू इट। तो इसका आंसर, इसका पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर इट इज 134.9। तो 110 upon 135 रफली अप्रोक्सीमेटली लिटिल लेस देन 1, तो 0.8154, इट इज 0.8154 एम्पियर। डन। तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, ओनली थिंग इज अबाउट कैलकुलेशन। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, find the time required for 50 hertz alternating current to change its value from 0 to RMS। आपको तो ऑलरेडी पता है कि इट इज अ साइन वेव, और आपको ये भी पता है IRMS इज पीक वैल्यू बाय √2, मतलब 70% ऑफ द पीक वैल्यू। ये पीक वैल्यू है, तो 70% मतलब यहाँ पे रफली। तो यहाँ से यहाँ तक जाने में कितना टाइम लगेगा, मतलब करंट को 0 से RMS तक आने में कितना टाइम लगेगा, दिस इज व्हाट दे आर आस्किंग यू। वेरी सिंपल क्वेश्चन, बहुत सिंपल है। गिवन क्या है, फ्रीक्वेंसी दैट इज 50 हर्ट्ज, और आपको पता ही होता है कि अल्टरनेटिंग करंट इज I0 sin ओमेगा t, राइट। सॉल्यूशन इज सिंपल। देन आपको पूछा है कि करंट की वैल्यू RMS चाहिए, और आपको ऑलरेडी इस इक्वेशन से ऑलरेडी यू कैन सी, व्हाट यू कैन सी इज I upon I0 इक्वल टू sin ओमेगा t, इक्वेशन नंबर 1। और बट करंट की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, RMS, तो IRMS होना चाहिए, मतलब ये IRMS ही है, ये होना चाहिए ना, तो ये IRMS है, राइट। और बट IRMS इज व्हाट, I0 बाय
√2, मतलब IRMS अपॉन I0 इक्वल टू 1 अपॉन √2, इक्वेशन नंबर 2। बट इक्वेशन नंबर 1 में RMS बाय I0 वाज sin ओमेगा t, और यहाँ पे IRMS बाय I0 इज 1 बाय √2। तो फ्रॉम 1 and 2 दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, मतलब साइन ऑफ ओमेगा t की वैल्यू आएगी 1 बाय √2। बट आपको पता होगा 1 बाय √2 साइन की वैल्यू कब होती है? 45 डिग्रीज पे, मतलब कितने पे? पाई बाय 4 पे। पाई बाय 4 इज 45 डिग्रीज। इसका मतलब ओमेगा टी आपको मिल गया कितना? पाई बाय 4। ओमेगा कितना है? 2 पाई टाइम्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, पाई बाय 4। पाई पाई कैंसल, तो t इक्वल टू 1 अपॉन 8f, क्योंकि 4 2 और f कितना है? 50। 1 अपॉन 8 इंटू 50 400, 1 अपॉन 400 मतलब 1 अपॉन 4 और 1 अपॉन 100 गया ऊपर। व्हाट इज दिस? 1 बाय 4 कितना होता है? 0.25 और 10 पावर माइनस 2 मतलब 0.025 सेकेंड। खत्म। So only thing that you have to use is this, I equal to I0 sin omega t, but करंट की वैल्यू कितनी दी है? IRMS, तो I की जगह पे क्या डालोगे? IRMS। तो IRMS by I0 कितना है? sin omega t, but IRMS is also I0 by √2, तो IRMS by I0 is 1 by √2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 को इक्वेट करना है एंड सॉल्व करना है। Done. Calculate the value of capacity in picofarad. You know what is picofarad? 10 power minus 12, which will make 101.4 microhenry inductance to oscillate with frequency of 1 megahertz। तो सबसे पहले समझ लो कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में आपको कैपेसिटी फाइंड करना है, आपको दिया है इंडक्टेंस का वैल्यू 101.4 माइक्रो 10 पावर माइनस 6 हेनरी टू ऑसिलेट ये वर्ड आया, कैपेसिटी ये वर्ड आया, और इंडक्टेंस ये वर्ड आया। तो डू यू रिमेंबर पैरेलल रेजोनेंस? यस। ऑसिलेट मतलब क्या? रेजोनेट होना, और दो ही है, रेजिस्टेंस बोला है क्या? नहीं। मतलब कौन सा हो गया ये? पैरेलल रेजोनेंस का केस। याद है पैरेलल रेजोनेंस? रिजेक्टर सर्किट, इट रिजेक्ट्स ओनली वन फ्रीक्वेंसी एंड अलाउज ऑल अदर। तो एनीवेज, अब ऑसिलेट मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस और फ्रीक्वेंसी दिया मतलब रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी दिया है कितना? 1 मेगाहर्ट्ज। 1 मेगा मतलब m, hz, m मतलब 10 पावर 6। आपको फाइंड क्या करना था? कैपेसिटी c, ऑफ कोर्स इन पिकोफैरड। फॉर्मूला आपको पता होना ही चाहिए। The moment you hear this word resonant frequency FR, तो याद होना चाहिए कि FR इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई रूट ऑफ L बाई L इंटू C। यू शुड इमीडिएटली रिमेंबर दिस। और आपको फाइंड क्या करना है? C फाइंड करना है। FR दिया है, L दिया है, तो इसको यूज करो, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे। FR स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर LC, तो C इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर L इंटू FR का स्क्वायर। तो हो गया फॉर्मूला रेडी। 1 अपॉन 4 पाई स्क्वायर इज रफली 40 अप्रोक्सीमेटली। L की वैल्यू इज रफली 100। मैं अप्रोक्सीमेटली बता रहा हूं, फाइनली तो आपको सॉल्व करना है। दिस इज 101.4 इंटू 10 पावर माइनस 6 और FR स्क्वायर 10 पावर माइनस 6, सॉरी प्लस 6 का स्क्वायर कितना? 10 पावर 12। किस में फाइंड करना था? पिको फैरड में। पिको मतलब 10 पावर माइनस 12। ये नीचे प्लस 12 है, ऊपर ले जाओ, उसको कुछ मत करो, उसको साइड में रख दो। तो उसको साइड में रख दिया, क्योंकि वैसे भी आंसर क्या था? पिको फैरड में, राइट? तो कीप इट अनटच्ड, उसको बिल्कुल डिस्टर्ब करना नहीं है। गुड। देन अप्रोक्सीमेट, यू सी 100.1 is 100 approximately। 10 पर माइनस 6 is 10 पर माइनस 4 हो जाएगा, राइट? ऊपर जाएगा 10 पर प्लस 4। और एक काम कर सकते हो, ये 100 है, ये पाई स्क्वायर 10 है, मतलब कितना? 1000। और ये कितना? 10 पर माइनस 6, मतलब -3 बचेगा। ऊपर जाएगा तो
+3 तो ये आ गया आपका 1000/4। पता है 1000/4 कितना होता है? 250 पिको फैराड, राइट। और एग्जैक्ट आंसर देखोगे तो 249.7, तो इट इज 249.7 पिको फैराड एग्जैक्ट आंसर है। हमने अप्रोक्सीमेटली 250 फाइंड कर लिया। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 10 microfarad capacitor is charged to 25 volt of potential. तो पहले चार्जिंग कर लिया आपने। The battery is disconnected, बैटरी निकाल लिया, and a pure 100 millihenry coil is connected across the capacitor so that LC oscillations are set up. आज ये देखा हमने LC oscillations, electrostatic energy का conversion magnetic energy में। Calculate the maximum current in the coil. So first of all, given quantities में capacitor 10 microfarad मतलब 10 to 10 power minus 6 farad मतलब 10 power minus 5 farad। Potential मतलब वोल्ट कितना? 25 वोल्ट। आगे L is 100 मिली हेनरी, मिली मतलब 10 power minus 3 और ये 10 power 2 तो 10 power minus 1 हेनरी, राइट। Then you are supposed to find out what is maximum current. You are supposed to find out current. Okay, ये find करना है। Maximum current को I0 भी बोल सकते हो, doesn't matter. Then formula, एक ही formula है इसमें, electrostatic energy equal to magnetic energy। सिर्फ electrostatic energy को हमने लिखा था Q0 square by 2C। उसके 3 फॉर्मूला बनते हैं एक्चुअली। इन रियलिटी देयर आर 3 फॉर्मूलास इसका एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट। एक होता है Q0 स्क्वायर बाय 2 से जो हमने लिखा था, एक होता है हाफ CV स्क्वायर, क्योंकि हमारे पास C और V है तो हमको CV में चाहिए। जिनको नहीं पता कहां से है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इट इज 1/2 Q स्क्वायर बाय C ऐसा लिखा था हमने, Q0 स्क्वायर लिखा था, ठीक है। बट इफ यू रिमेंबर व्हाट इज कैपेसिटेंस, Do you remember कैपेसिटेंस क्या था? Q/V। तो Q क्या आएगा? CV। तो क्या आएगा ये? हाफ C स्क्वायर V स्क्वायर बाय C कैंसिल, तो क्या बचेगा? हाफ CV स्क्वायर। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी के 3 फॉर्मूला है, ये दूसरा है, तीसरा देखेंगे लगेगा तो तब देखेंगे। UB वाज हाफ L पीक वैल्यू ऑफ करंट का स्क्वायर, हाफ कैंसिल। You wanted to find out what is current, I0 square, it is CV square by L, so I0 is under root of C by L और V outside क्योंकि स्क्वायर रूट ले लिया उसका, तो सिंपल। तो you have I0 equal to under root of C 10 power minus 5, 10 power minus 1, ये 5 है, this is 5, तो otherwise it looks like 3। This is 10 power minus 5 per root और V कितना है? 25। This is 10 power minus 4, उसका रूट 10 power minus 2, तो 25 into 10 power minus 2 मतलब 0.25 एम्पियर। डन। मतलब एग्जैक्टली यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। A 100 microfarad capacitor is charged with a 50 volt source. So you have a 100 microfarad capacitor. अभी 100 microfarad मतलब 10 power minus 4 farad है, पता होना चाहिए। वोल्टेज पता है 50 वोल्ट। Then the source supply is removed, मतलब वो AC सोर्स निकाल लिया आपने। Capacitor is connected across an inductance, मतलब वापस से LC oscillation का केस आ गया। As a result of which 5 ampere peak current flows through the inductance. Calculate the value of inductance. मतलब exactly you are supposed to use the same formula, and that is nothing but, if you remember, it is nothing but, अभी लिखा था हाफ CV स्क्वायर इक्वल टू हाफ LI0 स्क्वायर, हाफ तो कैंसिल हो गया, L फाइंड करना है
तो CV स्क्वायर बाय I0 स्क्वायर। तो वेरी सिंपल, L इक्वल टू C 10 पर -4 है, वोल्टेज V 50 है, 50 का स्क्वायर है, 50 का स्क्वायर आएगा 2500 अपॉन I0 का स्क्वायर, I0 इज 5 एम्पियर, 5 एम्पियर का स्क्वायर 25, 1 जा एंड 100 जा, तो 10 पर -4 एंड 10 पर +2 10 पर -2 हेनरी। हो गया क्वेश्चन खत्म, एंड दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।